आज की इस क्लास में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि लास्ट ईयर के एग्जाम में जो फ़ेब 2023 में हुआ था, कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे और फिर हम बात करेंगे उनके आंसर्स की। तो उनके आंसर भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वो 75 मार्क्स का था। लेकिन इस ईयर अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है जो थ्योरी एग्जाम है 60 मार्क्स का है। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 25 मार्क्स का था, लेकिन अब कितना हो गया है, 20 मार्क्स का हो गया है। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन 25 मतलब 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते थे, अब एक क्वेश्चन हो गए हैं 4 मार्क्स के। और इसका जो फिर सेकंड पार्ट है हम जिसकी बात करेंगे, तो लास्ट टाइम जो सेकंड पार्ट होता था वो आता था 50 मार्क्स का, लेकिन उसमें 12 एंड हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब जो हो गया है वो क्वेश्चन हो गए हैं टोटल उसके जो आंसर हैं 40 मार्क्स के हैं। मतलब 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स का है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है। तो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन अब जो 4-4 मार्क्स के आएंगे। तो एक क्वेश्चन है जैसे हम देखेंगे, पहला, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, राइट द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इन क्वेश्चन के आंसर अभी एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, राइट द शॉर्ट नोट ऑन अद्वैत फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू यू हाउ वैल्यू एंड एथिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। और फिर इसमें यम नचिकेता के संवाद के बारे में भी आया है क्वेश्चन। और गांधी जी का नई तालीम, तो देखिए नई तालीम भी इसको कहते हैं और बेसिक एजुकेशन भी इसको कहते हैं। फिर अगर हम 12.5 मार्क्स में लास्ट ईयर आया था, लेकिन अब जो आएगा आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, क्लेरिफाई इट्स वाइडर एंड नैरो मीनिंग, डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन काफी इजी है। और साथ में क्या पूछ लिया आपको फिलॉसफी के बारे में कि फिलॉसफी क्या है और फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। और इसके अलावा जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और राइट द मीनिंग ऑफ नॉलेज, रीजन एंड बिलीफ एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ नॉलेज, की ज्ञान, कारण और विश्वास का अर्थ लिखिए और ज्ञान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो इसमें का जो सेकेंड यूनिट है वो काफ़ी छोटा है। तो सेकेंड यूनिट में टोटल 4 पॉइंट्स है, तो 4 के 4 पॉइंट्स आप याद कर लो, क्योंकि चारों पॉइंट हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। तो आप कोई भी 3 यूनिट भी पूरा अच्छे से याद करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एजुकेशन नॉलेज एंड सब्जेक्ट, की इनमें क्या रिलेशनशिप है। फिर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या पूछा है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलोसफी एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो प्रैग्मेटिज्म के बारे में पूछा है और साथ में आइडियलिज्म का भी आया है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन में एक इंडियन थिंकर और एक वेस्टर्न थिंकर। इंडियन थिंकर में अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की गई है टैगोर जी की, और वेस्टर्न थिंकर की अगर हम बात करें तो बात की गई है जॉन डीवी की। तो कई बार देखिए आपको फिलॉसफी पढ़ने में भी बहुत बार होच पोच हो जाता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप कोई भी फिलोसफर है, आप उसकी दो चीज़ें, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और उसके जो प्रिंसिपल या ऑब्जेक्टिव, बस उसी के पॉइंट भी याद कर लेंगे तो आप इनके बारे में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। तो सबसे पहले अगर हम फिलोसफी की मीनिंग की बात करें तो सीधा सा मतलब है, फिलोसफी का मतलब है, इसका मतलब थिंकिंग से है, सोचने से है। तो फिलोसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग। द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी। एक कॉमन सी चीज है, आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिलोसफी के बारे में आराम से आप लिख सकते हैं कि फिलोसफी का मतलब थिंकिंग से है। और किस तरह की थिंकिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग।
द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलोसफी। जब हम हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग की बात करें तो किस बारे में सोच रहे हैं? ठीक है, हम ट्रूथ के बारे में सोच रहे हैं, नेचर के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, गॉड के बारे में सोच रहे हैं। यही चीजें जो है इसको क्या कहेंगे? फिलोसफी। तो फिलोसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फिलोसफी जो है इतना ज्यादा नहीं इजी है कि फिलोसफी का संबंध हमारी थिंकिंग से है। ठीक है, तो अमूमन जब भी मीनिंग ऑफ आए तो देखिए, जब कंसेप्ट या मीनिंग पूछे तो कंसेप्ट में तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, मीनिंग में भी लिख सकते हैं। मीनिंग में बस आपको एक चीज ध्यान देना है, आपको इसकी वर्ड मीनिंग लिखनी पड़ेगी। कि फ्लॉस, अगर फिलोसफी की बात करें तो दो वर्ड आया है, फ्लॉस एंड सोफिया। फ्लॉस का मतलब क्या है? लव। एंड सोफिया का मतलब है नॉलेज। ठीक है, तो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, की ज्ञान का जो प्रेम है, ज्ञान के लिए जो प्रेम है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिलोसफी कहते हैं। ये वाला फिलोस एंड सोफिया वाला है ना, आप आगे कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, तो फिलोसफी के कितनी ब्रांचेस हैं? 5 ब्रांचेस हैं। कौन सी? एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक। तो देखिए, जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, इस ब्रांच की अगर हम बात करते हैं, तो सीधा जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का अध्ययन है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन, नेचर, मेथड्स, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। की ह्यूमन की जो नॉलेज है उसका ओरिजिन कैसे होता है, नेचर क्या है, कौन कौन से तरीके हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो जब भी एपिस्टेमोलॉजी की एक आए क्या है, तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का अध्ययन करना है, ज्ञान का सोर्स क्या है। और जब हम स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो देखिए, फिलोसफी में दो चीजें कही गई हैं। ठीक है, नॉलेज का सोर्स या तो हमारा माइंड है, हमारी बुद्धि है, या तो हम कह सकते हैं हमारी जो सेंसेस है वो हमारे नॉलेज का सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनलिज्म की बात की जाती है और सेंसेस की बात की जाती है। तो ये दो सोर्सेस है हमारे नॉलेज की। तो इसको आप याद रखिएगा कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज है। और नॉलेज के क्या क्या सोर्स हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज का सोर्स जो है हमारी बुद्धि है, कुछ लोग कहते हैं जो हमारी सेंसेस है, इंद्रियां हैं, यही हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें, बियॉन्ड द फिजिक्स, ठीक है, तो अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें तो ये किस चीज की स्टडी करता है? व्हाट इज रियलिटी? मेटाफिजिक्स मतलब सच क्या है, जो हमें दिखता है वो सच है या कुछ और है। तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स में रियलिटी की स्टडी की जाती है। तो मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी। इट एग्जामिन द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, वेदर विजिबल और इनविजिबल, कि ये सत्य के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करता है, चाहे वो दिख रही है चाहे वो दिख नहीं रही। इट डील विद द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ रियलिटी, के वास्तविकता के मूलभूत प्रश्नों से संबंधित है। तो मेटाफिजिक्स क्या है? रियलिटी की स्टडी है। लेकिन अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ नॉलेज। अब मेटाफिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन है? इज द वर्ल्ड ऑन और मैनी, कि क्या दुनिया एक है या बहुत सारी है? रियलिटी क्या है? ट्रूथ क्या है? मैं कौन हूँ? गॉड क्या है? या गॉड का कोई अस्तित्व है? तो इस तरह का मतलब बियॉन्ड द फिजिक्स, फिजिक्स के रूल से बाहर जाकर चीज़ों के बारे में सोचना और उसका पता लगाना। फिर थर्ड, अगर हम एथिक्स की बात करें तो द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर। ठीक है, तो इन दिस वे एथिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। तो अगर एथिक्स की बात किया जाए तो ये क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर है, जहाँ पे हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड मोरल फिलोसफी, इसको क्या कहा जाता है? मोरल फिलोसफी। एंड एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, राइट एंड रॉन्ग। तो एथिक्स में क्या है? मोरल वैल्यूज की स्टडी की जा रही है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं। यहाँ पर हम बात एथिक्स की बात करें तो हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करते हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें भी फिलोसफी में स्टडी की जाती है, तो ये भी एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, फिर लॉजिक की बात करें तो देखिए, लॉजिक आपने अक्सर देखा होगा कि अदालत में केस चलते हैं। ठीक है, अलग अलग वकील केस लड़ते हैं, जिसके पास जितना अच्छा लॉजिक होता है वही जीतता है। तो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ राइट रीजनिंग, कि सही तर्क, सही विचार का अध्ययन है। लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग एंड और आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क का ये विज्ञान है। और तर्क सभी ज्ञान का आधार है, इसलिए इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। तर्क का ज्ञान त्रुटि से बचने और शिक्षा के हर क्षेत्र में सही सामान्यीकरण पे पहुंचने में मदद करता है। इसलिए आप भी कुछ बताओ, बच्चों को कुछ समझाओ तो आप
आपकी भी बातों के पीछे एक तर्क होना चाहिए, ताकि आप अपनी बात का विश्वास दूसरों को दिला सको। अच्छे तर्क में अच्छी सोच कौशल का उपयोग और तर्क के पतन से बचना चाहिए। देखो, अच्छा तर्क होगा तो आपकी बात को सही मानेंगे, अगर आपके पास तर्क ही नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं आपका मजाक भी बन सकता है। तो ये भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। और लास्ट में हम बात करें एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र। आप कभी किसी झरने को देखो, किसी पहाड़ को देखो तो मन के अंदर एक खुशी आती है, ठीक है। तो यही क्या, इसी हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक। कभी किसी अच्छे सुंदर से पेंटिंग को देखो, तो एस्थेटिक इज द फिलोसफी ऑफ आर्ट। और aesthetic is a branch of philosophy under which question related to art, literature, and beauty are discussed. Its main purpose is to discuss the joyful feeling that comes in our mind after seeing a beautiful object। कि जब किसी सुंदर चीज को देखकर हमारे माइंड में जो अनुभूति होती है, तो उस पर चर्चा की जाती है। एस्थेटिक स्टडी हाउ आर्टिस्ट कंसीव, क्रिएट एंड डिस्प्ले वर्क ऑफ आर्ट। की सौंदर्य शास्त्र जो है अध्ययन करता है कि कैसे कलाकार कला के कार्यों की कल्पना, निर्माण और प्रदर्शन करते हैं। यह अध्ययन करता है कि लोग जब चित्रों को देखते हैं, संगीत सुनते हैं, कविता पढ़ते हैं और समझते हैं, तो वे उसमें क्या देखते हैं, क्यों सुनते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो इन चीज़ों की स्टडी एस्थेटिक्स में की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, राइट द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मिलिट्री ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग है, तो ये एक तरीके का साइकोमोटर डोमेन आ जाता है। तो जब टीचिंग की बात करते हैं तो माइंड में हमारे टीचर की एक छवि आती है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग में बच्चों का ही पूरा आप देखेंगे, पूरा का पूरा 99%, 100% जो पार्टिसिपेशन होता है ट्रेनिंग में, किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो शिक्षण शिक्षा के उपकरणों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेष कार्य समझ और कौशल प्रदान करना। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। एंड टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचिस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल, की एक इंडिविजुअल टीचर दूसरों को, बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य भी माना जाता है। क्लास में टीचर क्या करता है, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इट प्रिपेयर स्किल वर्कर, की कुशल श्रमिकों को तैयार करता है। ये हमारी स्किल को डेवलप करता है। इट एम्स एट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल वोकेशनली यूजफुल टेक्निक्स एंड स्किल। और इसका संबंध किससे है, हमारी साइकोमोटर डेवलपमेंट से है, जहाँ माइंड और बॉडी दोनों ही काम करते हैं। मोर एम्फेसिस इज ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर इसके कंसेप्ट की हम बात करें, इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम, यहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये एजुकेशन का एक पार्ट है। और इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड अटेनिंग परफेक्शन ऑफ स्किल, कि स्किल को परफेक्ट करने में, स्किल परफेक्शन में हमारी हेल्प करता है। जैसे आप सभी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे टीचिंग स्किल पढ़ाना होता है, तो आपकी जो स्किल है डेवलप होती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। इट इज अ टाइम बाउंड, इसका टाइम होता है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। इट बिलीव्स इन फिजिकल रिस्पॉन्स, की ये शारीरिक प्रतिक्रिया में विश्वास करता है। तो ये दोनों इसके जो है दोनों डिफरेंस है टीचिंग और ट्रेनिंग में। अक्सर ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, की ज्ञान के सत्यापन से आप क्या समझते हैं। तो हम क्या समझते हैं, तो जब भी हम वैलिडेशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो मतलब क्या है, वैलिडेशन मीन्स टू कंफर्म, ज्ञान की पुष्टि करना कि सही है कि नहीं है। टू कंफर्म द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट, किसी तथ्य की सत्या की पुष्टि करना। इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान का सिद्धांत है। इट सॉल्व टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, की ये ज्ञान के जो दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, कि ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान की मान्यता, कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे क्या करते हैं कि कोई भी फेक जो चीज़ें होती हैं वो पूरा स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, और सब उसको फैलाते जाते हैं। इस तरह से हिंसे, दंगे, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हमें इस चीज को पता लगाना है कि भाई जो नॉलेज जो है, ओरिजिन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, क्या सही है या सही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप न्यूज चैनल देखोगे, ठीक है। आप न्यूज चैनल देखोगे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स देखोगे, तो ताकि आप अपने ज्ञान की पुष्टि कर सको। तो ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान की मान्यता।
इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर नॉलेज इज ट्रू और फॉल्स, कि यह ज्ञान का मान्यकरण या निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि ज्ञान सही है या नहीं। इट कैन बी रिफर्ड टू द ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, कि यह ज्ञान के प्रमाणीकरण के लिए संदर्भित किया जा सकता है। तो अगर हम वैलिडेशन है तो नॉलेज को वैलिड करना कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है, इंडियन पर्सपेक्टिव दिया गया है, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द, और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिंग। दो यहाँ पर बात की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, तो अनुभवजन्य ज्ञान का अर्थ क्या है। तो देखिए, जब हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं ना, तो मतलब क्या है, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज। जहाँ पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। तो जब हम इंपेरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो द सेंसेस आर मेन सोर्स ऑफ इंपेरिकल नॉलेज, की इंद्रियां जो होती हैं, चाहे हमारा देखना है, सुनना है, ठीक है, स्किन है, ठीक है, ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं उसका मेन सोर्स होती हैं। तो इट इज इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स द ट्रूथ और फॉल्स हुड ऑफ अ क्लेम, कि यह ऐसी सूचना है जो किसी भी दावे की सच्चाई या झूठ की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे मेन जो होता है, ये जो नॉलेज है हमारे सेंसेस के थ्रू मिलती है, और जहाँ पे मेन क्या है, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन अद्वैत फिलोसफी। देखिए, जब भी हम अद्वैत फिलोसफी की बात करेंगे तो हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात करेंगे, क्योंकि वही इस फिलोसफी के रचयिता हैं। तो शंकराचार्य एक्नॉलेज द डीप कनेक्शन बिटवीन लाइफ एंड एजुकेशन। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन और शिक्षा में बहुत ही गहरा संबंध है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन है और उसके अज्ञान की निवृत्ति का माध्यम है, कि शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमें अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ही कंसिडर्ड स्पिरिचुअल एजुकेशन मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एजुकेशन, को मानना है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उससे ज्यादा जरूरी स्पिरिचुअल एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन लीड्स टू साल्वेशन, की शिक्षा के माध्यम से ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, हमें साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। वे मानते हैं कि हमारा श्रेष्ठ जीवन एक अच्छी शिक्षा का फल है, ठीक है, अच्छी शिक्षा ही हमें एक अच्छा जीवन देती है। तो इसलिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को बदल सकती है, हमें अज्ञानता से मुक्ति प्रदान कर सकती है। शिक्षा व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाती है, जिससे उत्तम समाज के निर्माण को बल मिलता है। तो एजुकेशन ऐसी है होनी चाहिए जो व्यक्ति को उत्तम बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए। अच्छे इंसान जब समाज में जाएंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। तो उत्तम समाज से ही उत्तम राष्ट्र तथा समृद्ध एवं शांतिमय विश्व की कल्पना की जा सकती है। तो कितने अच्छी बातें जो है अद्वैत जो वेदांता के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बोली है, कि अच्छी एजुकेशन अच्छे इंसान का निर्माण करेगी, अच्छा इंसान अच्छा समाज बनाएगा, अच्छा समाज अच्छा देश, तो एक समृद्ध देश बनेगा, और इससे एक अच्छा और शांतिमय विश्व का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि शिक्षा से ही फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से मुक्ति मिलेगी, रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतीति होगी, सत्य और असत्य के बीच में हमें जो डिफरेंस है, अंतर है, पता चलेगा, और एकत्व की भावना का सब में विकास हो सकेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो मेथड बताए, उपदेश, ठीक है, श्रवण, सुनना, मनन, सुनी हुई चीजों को बिल्कुल आत्मसात कर लेना, मन में बिठा लेना, जो भी बच्चों को बताओ, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल के थ्रू, सेल्फ स्टडी, सूत्र, जैसे मैथ में फॉर्मूला का यूज होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड, लॉजिक, ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो इन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए और बताया जाए। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। इसके अलावा एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल साइड ऑफ लाइफ, कि जीवन के आध्यात्मिक भौतिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया है। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताया है। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस फॉर नॉलेज, कि ज्ञान के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। सफलता के लिए संयम बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो ये चीजें उन्होंने अपनी इस फिलॉसफी में बताई। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू यू हाउ वैल्यूज एंड एथिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यूज और एथिक्स के बीच में अंतर समझना बहुत जरूरी है। वैल्यूज जो होते हैं पर्सनल होते हैं, सोशल होते हैं, लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। एथिक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, किसी कंपनी के हो सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स मोर प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन वैल्यूज की बात करें पर्सनल और सोशल हो सकते हैं। तो वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कि मूल्यों को व्यवहार के मानकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इट इज पर्सनल,
इट हेल्प अस टू मेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। इट कैन बी कंप्राइज ऑफ लाइक्स डिसलाइक पर्सपेक्टिव प्रिजुडिस एंड जजमेंट, कि इसमें पसंद नापसंद, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, निर्णय, ये चीजें शामिल होती हैं। दे आर बेसिकली द मेन प्रिंसिपल दैट शेप अ पर्सन बिहेवियर, कि ये हमारे जो बिहेवियर उसको एक शेप देते हैं, उसको एक आकार प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स इज अ टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज फॉलो बाय पीपल इन एवरी प्रोफेशन, ठीक है। तो ये अलग, ये इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल है। अलग कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, कंपनीज के अपने अलग एथिक्स होते हैं। तो इट मेन कंपोनेंट्स आर रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी, के सम्मान, ईमानदारी और समय की बर्बादी, ये इसके मेन आप कहोगे कंपोनेंट्स है। बहुत सी संस्थाओं को नैतिकता के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखें, अगर वहाँ पे एम्प्लॉइज में इथिक्स ही नहीं होंगे तो वहाँ पे करप्शन ज़्यादा फैलेगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट है, डूबने का उनका डर रहेगा। अगर किसी भी कंपनी में किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर ईमानदारी ही ईमानदार ना हो तो कहीं ना कहीं वो उस इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। किसी संस्थान के विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ के कर्मचारी एक दूसरे का सम्मान करें, ईमानदारी से अपना काम करें। अगर इथिक्स एंड वैल्यूज फॉर टीचर, टीचर्स के लिए क्या इथिक्स वैल्यूज होने चाहिए? मेंटेन ट्रस्ट इन प्रोफेशन, अपने पेशे में विश्वास बनाए रखें, विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध बनाना, रिस्पेक्ट द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की विविधता और विशिष्टता का सम्मान करना। इसके अलावा वर्क इन अ कोलेबरेटिव मैनर विद कलीग्स, पेरेंट्स एंड गार्जियन, की सहयोगियों, माता पिता और अभिभावक के साथ मिलकर काम करना, ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना, एंड कीप देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस अप टू डेट, अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस को अप टू डेट रखना। और स्टूडेंट के लिए क्या है कि ग्रेटिट्यूड, कि हमेशा अपने से बड़ों का, टीचर्स का सम्मान करें, कृतज्ञता व्यक्त करें कि आप हमें पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपकी वजह से जो है हम हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपना काम करें, दूसरों का सम्मान करें, सहानुभूति रखें, अपने आस बच्चों के लिए, दूसरों के लिए सहयोग करें, समानता की भावना होनी चाहिए, शेयरिंग करें, कंपैशन, दया होनी चाहिए। ये तो ये चीजें स्टूडेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नचिकेता यम डायलॉग, कि नचिकेता और यम के बीच में क्या डायलॉग हुआ, क्या संवाद हुआ। तो देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो नचिकेता और यम का जो ये डायलॉग है, संवाद है, कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और इसी उम्र में उसको दुनिया के बारे में, चीजों के बारे में जानने की इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि नचिता इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट इंक्विजिटर ऑफ द वर्ल्ड, कि नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु कहा गया। इस कारण उसे एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इसकी कहानी की स्टार्टिंग कैसे होती है? नचिकेता फादर ऑर्गेनाइज यज्ञ, की नचिकेता के फादर यज्ञ का आयोजन आयोजन कर रहे थे, और एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें जब भी कोई अनुष्ठान होता है तो जो भी ब्राह्मण होते हैं उन्हें हमें दान में चीजें देनी होती है, और दान में अच्छी चीजें देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नचिकेता के फादर ने क्या किया, जो उनकी बीमारी और बूढ़ी गाय थी वही उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। नचिकेता को ये देखकर बहुत दुख हुआ, कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अगर आपको ठीक से दान ही नहीं करना था तो आपने यज्ञ का आयोजन क्यों किया? फिर नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि अगर बताओ, तुमको मुझे दान करना है क्योंकि मैं तो तुम्हारा बहुत प्रिय हूं, तो तुम किसको करोगे? तो नचिकेता के फादर ने, पिताजी ने कहा, कि गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें यम को दान में दे दूंगा। और नचिकेता ने इस बात को गंभीरता से लिया और यमपुरी चला गया, यमराज के पास, ठीक है। अब जब यमपुरी जाके यमराज के जो गेट पे, मेन गेट पे पहुंचा, तो पता चला कि यमराज अभी कहीं बाहर गए हैं। तो नचिकेता बाहर गेट पे ही यमराज की प्रतीक्षा करने लगा, और 3 दिन तक यमराज की उसने प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो वो इस बालक के पक्के इरादे को देखकर, इस पेशेंस को देखकर, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और फिर नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ उसे ही नचिकेता यम संवाद के नाम से जानते हैं। तो ये संवाद क्या था? यम नचिकेता के पेशेंस से, डेडिकेशन से खुश होकर उनसे 3 वरदान मांगने के लिए बोला, ठीक है। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता को संसार की सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, ठीक है। दूसरा मांगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञ करने की जरूरत है। तो फिर यम ने नचिकेता अग्नि नाम का ज्ञान उनको दिया। फिर तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है, क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है? तो यमराज ने कहा कि तुम
जो चाहिए तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन तुम इस प्रश्न को मुझसे मत पूछो। लेकिन नचिकेता नहीं माना। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया, और नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक और विश्व प्रसिद्ध है। तो ये नचिकेता और यम के बीच में डायलॉग हुआ था, जिसमें नचिकेता ने 3 क्वेश्चन यमराज से पूछे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी जी नई तालीम। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो क्वेश्चन है नई तालीम भी आता है, और इसको हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन। तो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, हमारे गांधी जी का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है हमारे देश के लिए। आज भी जब हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो वो चीजें कहाँ किसकी बताई हुई थी? गांधी जी की बताई हुई थी। तो 1937 में वर्धा, जो आज महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में गांधी जी ने अपने जो विचार प्रकट किए, उसे ही हम नई तालीम या बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते थे। तो क्या क्या उन्होंने बोली, ठीक है, कि जो बेसिक या नई तालीम, इसकी जो पाठ्यक्रम है 7 वर्ष की होनी चाहिए। 7 से 14 साल की उम्र तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से होना चाहिए, मतलब बेसिक क्राफ्ट से होना चाहिए। बच्चों को क्राफ्ट के थ्रू चीजों को सिखाया जाए। By making education of the chosen craft, a good craftsman should be made self-reliant, कि चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलंबी बनाया जाए। मतलब गांधी जी ने अपनी नई तालीम के माध्यम से कहा कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। The craft should be taught in such a way that a child can understand in social and scientific importance, की शिल्प की शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को समझ सके। इसलिए बच्चों को जो भी क्राफ्ट सिखाया जाए, बच्चों को जो इंडस्ट्री है उनमें भेजा जाए, ताकि बच्चा वहां पे जाके सीखे। फिजिकल लेबर वॉज गिवन इंपॉर्टेंस सो दैट दे कुड अर्न लिविंग बाय लर्निंग द क्राफ्ट, कि शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए, ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा बच्चा जीविकोपार्जन कर सके। बच्चा जो भी क्राफ्ट सीखे, स्कूल जब चाहे वो अपनी 8 क्लास कंप्लीट करे, अब उसके बाद भी जाए तो आत्मनिर्भर हो, अपने काम को कर सके। ठीक है, जो भी उसने हुनर सीखा है, जो भी क्राफ्ट सीखा है, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। मतलब शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो लोकल नीड्स है, ठीक है, उसके हिसाब से ही शिक्षा और जो सब्जेक्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट, जो वोकेशनल एजुकेशन, वो होनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चा स्कूल में सीखे उसको सोसाइटी में यूज कर सके। इसके अलावा बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सकें, एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर कुछ व्यय कर सकें। ठीक है, तो बालकों द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं, ठीक है, बालक उनका प्रयोग कर सकें, ठीक है, उनको बेच सकें और उनसे कुछ चीजें अर्न कर सकें। तो बालक एवं बालिकाओं को समान पाठ्यक्रम रखा जाए। और गर्ल्स इन 6th and 7th ग्रेड्स कैन टेक होम साइंस इन प्लेस ऑफ फाउंडेशनल क्राफ्ट, की जब लड़कियां 6th क्लास में जाएं, ठीक है, 7th क्लास में जाएं, तो उनको क्राफ्ट की जगह होम साइंस की एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्योंकि अ, हम बात कर रहे हैं आज से 100-150 साल पहले की सोसाइटी की। तो उस टाइम क्या था? उस टाइम जो था, ये माना जाता था कि जो औरतों को बाहर जॉब के लिए तो भेजा नहीं जाता था, कि उनको घर में ही रह के काम करेंगी, घर संभालेंगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अच्छी गृहिणी बनने के लिए होम साइंस जो है लड़कियों को पढ़ाई जाए। इसके अलावा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इंडस्ट्री के थ्रू सीखना, और धर्म की शिक्षा का बहिष्कार इन्होंने किया। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपनी नई शिक्षा तालीम में कही। लेकिन इनमें जो मेन चीज थी क्या था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू थ्रू क्राफ्ट। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बात की, कि बच्चों को स्टार्टिंग से जो एजुकेशन दी जाए वो इंडस्ट्री में जाके दी जाए। तो इंडस्ट्री और स्कूल के बीच में एक लिंक होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सके, और जितना भी सीखे अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। अब हम बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी, कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन? इसके व्यापक एंड संकीर्ण अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब भी बात आई क्लेरिफाई इट्स वाइडर एंड नैरो, नैरो मीनिंग में क्या पूछा जाता है? वर्ड मीनिंग।
ठीक है। और जब वाइडर की हम बात करते हैं तो ओवरऑल आपको इसका कंसेप्ट बताना होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एम्स ऑफ एजुकेशन, तो ये बार बार जो क्वेश्चन है रिपीट आता है, ठीक है। तो जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? ज्ञान पाना, नॉलेज को पाना। और शिक्षा के द्वारा हम क्या क्या चीजें सीखते हैं? स्किल सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और शिक्षा हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज है, उसके बारे में हमें पता चलता है, हम आत्मनिर्भर बन सके, हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो शिक्षा हमें इस काबिल बनाती है। तो इसकी क्या है? वाइडर मीनिंग है। इसके अलावा इट इज मोर देन बुकिस नॉलेज एंड बियॉन्ड अर्निंग अ डिग्री। एक किताबी ज्ञान से ज्यादा डिग्री की कमाई से परे है। ये हमारे आसपास की दुनिया का हमें ज्ञान देता है। यह दुनिया को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित करता है। यह समाज में अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार और कई अन्य बुरे तत्वों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह हमारे अंदर जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है। यह राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन? शिक्षा, ठीक है। तो ई जो है, ई इसकी आप वाइडर मीनिंग में लिख सकते हो, लेकिन जब हम नैरो मीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आ जाएगा। हिंदी में शिक्षा क्या है? संस्कृत के सिक धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। और इंग्लिश में है एजुकेयर, एजुकेटम, एजुसेयर, ठीक है। टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो इट मीन्स दैट एजुकेशन इज टू लीड आउट और ड्रॉ आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, कि हमारे अंदर जो बेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है। तो शिक्षा क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है। इन नैरो मीनिंग में आप लिख सकते हो। और अगर हम इसके एम्स की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये पॉइंट है। और इसी पॉइंट को आप एक एक पॉइंट को अच्छे से आप एक्सप्लेन करके एग्जाम में आप लिखकर अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर इसका हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलोसफी, तो फिलोसफी जैसे अभी हमने कहा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि भाई फिलोसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है, तो देखिए फिलोसफी रिलेटेड टू थिंकिंग, और कैसी थिंकिंग? हाईएस्ट लेवल थिंकिंग, जैसे अभी हमने बात की। और द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, नेचर, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हैं फिलोसफी का ही पार्ट है। फिलोसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी के बारे में भी आप डीपली जब सोचते हैं तो वही फिलोसफी है। और इसकी वर्ड मीनिंग की बात करें तो फिलोस एंड सोफिया, ठीक है। फिलोस मतलब लव, सोफिया मतलब नॉलेज, तो लव ऑफ विजडम, ठीक है, वो क्या हो गया? फिलोसफी। और अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें फिलोसफी और एजुकेशन में क्या है, तो हम अगर फिलोसफी को बोलें कि माइंड है, क्योंकि फिलोसफी का काम थिंकिंग का, हाईएस्ट लेवल थिंकिंग, और जो भी हमने थिंकिंग की, जो भी डिसाइड किया उसको पाने का काम, तो क्या है? शिक्षा का है। तो फिलोसफी इज द ब्रेन ऑफ द बॉडी एंड एजुकेशन इज द हैंड्स एंड फीट। जिस प्रकार शरीर हेतु समग्र अंगों का होना नित्यांत आवश्यक है, उसी प्रकार से शिक्षा हेतु दर्शन और दर्शन के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन, कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। फिलोसफी इज द आइडियोलॉजिकल साइड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन इज फंक्शनल। फिलोसफी चीजों को डिसाइड करता है, आइडियाज बनाता है, प्लान करता है, और एजुकेशन के थ्रू उसको हम अचीव करते हैं। फिलोसफी हमें बताता है क्या करना है, और एजुकेशन के थ्रू उस चीजों को हम पाते हैं। फिलोसफी हमें बोलता है, हमारी फिलोसफी कहती है कि हमें डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, और एजुकेशन के थ्रू हम उस गोल को अचीव करते हैं। तो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। फिलोसफी एनालाइजेस दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ इन इट, कि दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। इस इसमें मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के जो साधन मार्ग है उस पर विचार किया जाता है। दर्शन के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा हमारी सहायता करती है। शिक्षा हमारे आचार विचार में परिवर्तन करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज एंड स्किल वी रिकंस्ट्रक्ट फिलोसफी। न्यू एजुकेशन गिव्स बर्थ टू न्यू फिलोसफी एंड न्यू फिलोसफी गिव्स बर्थ टू न्यू एजुकेशन। तो दोनों में एक क्या है? रिलेशनशिप है। और अगर हम थर्ड जो क्वेश्चन की बात करें, राइट द मीनिंग ऑफ नॉलेज, रीजन, बिलीफ, ठीक है, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर एक थर्ड सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। तो देखिए सेकेंड यूनिट के 4 पॉइंट चारों आप याद करना, क्योंकि चारों के चारों क्वेश्चन आते हैं। तो नॉलेज की बात करें, नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का मतलब है जानना। इट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसका संबंध हमारे बौद्धिक क्षेत्र से, हमारे माइंड से है। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि ज्ञान एक न्याय संगत सच्चा विश्वास है। ज्ञान मतलब ज्ञान जो है इसको हमने वैलिड कर रखा है, जो प्रूव्ड है। इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ दैट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ, कि एक इस तरह का विश्वास है जो तथ्यों और सच्चाई पर आधारित होता है।
ज्ञान इस दुनिया की मानवीय समझ है जो भौतिक, जैविक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक हो सकती है। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग सच एज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल विच आर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। के ज्ञान किसी चीज की समझ है जैसे तथ्य, सूचना, कौशल जो अनुभव या शिक्षा के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। तो जब हम जस्टिफाई बिलीफ कह रहे हैं तो मतलब सूरज जो है पूर्व से उगता है। यह ज्ञान या सच्चा विश्वास है जो तथ्यों पर आधारित है और जो लाखों लोगों द्वारा रोज देखा जाता है, लाखों करोड़ों लोगों द्वारा। फिर जब हम रीजन की बात करते हैं तो देखिए, दिमाग हर किसी के पास होता है लेकिन हर किसी के पास सोचने समझने की वो क्षमता नहीं होती। तो रीजन क्या है? रीजन विवेक, माइंड से ऊपर, जिसके थ्रू माइंड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो विवेक सोच का उच्चतम रूप है जो एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क की आवश्यकता है, जिसके लिए देखिए दो इमेज आपको दिख रही है। ठीक है। द रीजन इज द हाइस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग दैट नीड्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन। इट इज द मदर ऑफ नॉलेज। नॉलेज अटेंड थ्रू सेंसेस इज इनकम्प्लीट। की सेंसेस के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो नॉलेज का जो मेन सोर्स क्या है? माइंड है, क्योंकि माइंड ही हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो एक अच्छा माइंड, ठीक है। जब हम इट इज द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज, यह वास्तविकता के ज्ञान का स्रोत है। इट इज ओनली एक्सेप्ट दोज थिंग्स फॉर विच प्रूफ कैन बी गिवन। कि ये केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जिनके लिए प्रमाण दिया जा सके। इट डिपेंड्स ऑन लॉजिक, यह तर्क पर निर्भर करता है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे सीआईडी, इस तरह के जो सीरियल होते हैं, तो जहाँ पे सिर्फ कोई देखी दिखाई चीजों को नहीं मानता जब तक उसको पूरा प्रूफ ना कर ले, उसकी जांच ना कर ले। तो रीजन क्या है? कि जो भी चीज़ें है ये लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हाँ, जो चीज़ें प्रूव की जा सके, डिपेंड ऑन लॉजिक। क्या लॉजिक पर निर्भर करता है। ये केवल उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता है जिसके लिए जो प्रमाण है दिया जा सके। फिर अगर बिलीफ की बात करें तो बिलीफ एक ऐसी मान्यता है जिसमें मान लिया जाता है कि कुछ चीजें सही हैं, लेकिन यह मनुष्य की क्षमता से परे हो सकता है। और बिलीफ के लिए जो सच्चाई है, फैक्ट है, वो जरूरी नहीं है। तो बिलीफ इज एन एज्यूम्ड ट्रूथ। की विश्वास एक मान्य सत्य है, ये मानसिक दृष्टिकोण है कि कुछ सच है। विश्वास व्यक्तिगत और मुख्य रूप से व्यक्तिपरक भावनाएं अपेक्षा है इंडिविजुअल होता है। हर किसी का अपना अपना विश्वास होता है। इट कैन बी बियॉन्ड वेरिफिकेशन। It does not provide justification or explanation but accept a given treatment is true। ये स्पष्टीकरण में विश्वास नहीं करता, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन इसमें है कि भाई जो है वो सही है। विश्वास प्रमाण की मांग नहीं करता जैसे धार्मिक विश्वास होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें सोर्स ऑफ नॉलेज, तो इंपेरिकल नॉलेज, रैशनल ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, वैल्यू से क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे इंपेरिकल नॉलेज की हमने बात की कि जो भी नॉलेज है कैसे है कि हमारे सेंसेस के थ्रू जो हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरिकल। तो नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड इंपेरिकल नॉलेज। द सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ इंपेरिकल नॉलेज। इट इज इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म द ट्रू और फॉल्सहुड ऑफ अ क्लेम। की यह ऐसी सूचना है जो किसी दावे की सच्चाई या झूठ की पुष्टि करती है। तो जब हम इंपेरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो जो नॉलेज जो है हमें अपने सेंसेस के थ्रू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरिकल नॉलेज। लेकिन जब हम रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल, द नॉलेज गेन बाय द कंसाइंस एंड रीजन इज कॉल्ड लॉजिकल नॉलेज। की विवेक द्वारा प्राप्त ज्ञान को तार्किक ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि माना जाता है कि जो सेंसेस के थ्रू हर चीज जो आप देखते हो सही नहीं है जब तक आप उसकी जांच ना कर लो। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, सामने बोर्ड की तरफ देख रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और लगा है। ठीक है। अचानक से टीचर ने आपको आवाज दिया तो फिर आप अचानक से आप खुली आंखों से आप सपने देख रहे हो। तो ऐसा नहीं कि जो आपने कानों से सुना, जो देखा वो सच हो। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है। लॉजिक होना चाहिए। तो द नॉलेज गेन्ड बाय द कंसाइंस एंड रीजन इज कॉल्ड rational knowledge। Logical knowledge is based on intelligence and not on experience and sensation। कि तार्किक ज्ञान बुद्धि पर आधारित होता है, ना कि अनुभव और संवेदनाओं पर। wisdom help us to reach definite and true and universal knowledge। कि बुद्धि हमें निश्चित सत्य तथा सार्वभौमिक ज्ञान तक पहुंचने में सहायता करती है। फिर अगर हम ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज की बात करें, ज्ञान का प्रमाणीकरण, तो मैनी टाइम्स वी हैव टू बिलीव द फैक्ट्स गिवन बाय अदर्स टू गेट द राइट नॉलेज। कि कई बार सही ज्ञान के लिए हमें दूसरों द्वारा दिए गए तथ्यों पे विश्वास करना पड़ता है। ठीक है। आपकी तबीयत खराब है, आपके पेट में दर्द है, ठीक है, आपको क्या पेट में क्या बीमारी है, आपको कैसे विश्वास होगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे,
ठीक है, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर जो रिपोर्ट आएगी उस बेस पर आप मानोगे कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि किसी ऐसी विश्वसनीय पुस्तक, रिकॉर्ड या विशेषज्ञ जिसके पास सही जानकारी उपलब्ध है, वो हम वहाँ से चीज़ों को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल कि अदालत में जज एक मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई अपराधी की मानसिक संतुलन रिपोर्ट को स्वीकार करता है। तो यही क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रमाणीकरण है, जो कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई बुक हो सकता है। फिर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए, नॉलेज इज एब्जॉर्ब विद इन वंस एक्सपीरियंस, की ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों के भीतर समाया हुआ है। व्यक्तिगत अनुभव तथा दूसरों के अनुभव से सीखना भी ज्ञान प्राप्ति का एक उपयुक्त तरीका है। उदाहरण के लिए बच्चों को अपने बड़ों के अनुभव द्वारा ही पता चलता है कि अनजान लोगों द्वारा दी गई भोजन सामग्री नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जब व्यक्ति किसी समस्या से सामना होता है तो वो अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों तथा किसी दूसरे व्यक्ति के जो अनुभव के आधार पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये भी एक सोर्स है एक्सपीरियंस। फिर हम बात करते हैं वैल्यूज एंड आइडियल्स की, हमारे जो वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज आइडियल्स, वो भी हमें काफी कुछ चीज सिखाते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो समाज आधारित ज्ञान का संरक्षण तथा हस्तांतरण परंपराओं द्वारा होता है। मूल्य, आदर्श तथा सामाजिक कौशल समाज के भीतर परंपराओं द्वारा अनुगमन करते हैं। विभिन्न परंपराएं हमें मूल्यों तथा आदर्शों का ज्ञान प्रदान करती हैं। मूल्यों का उद्भव जीवन, वातावरण, स्वयं, समाज, संस्कृति तथा आदर्शों द्वारा होता है। वैल्यूज प्रोवाइड अस विद द नॉलेज ऑफ बिहेवियर दैट आर डिजायरेबल एंड फॉलोड इन आवर डेली लिव्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप स्कूल ऑफ स्कूल एजुकेशन नॉलेज एंड सब्जेक्ट। तो देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि स्कूल एजुकेशन नॉलेज एंड सब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए एक एक करके हम इसको जानते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हमें नॉलेज मिलती है, हमें स्किल मिलता है, हम वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं, अपने सोसाइटी के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, दुनिया के बारे में ज्ञान होता है। हम अपने राइट, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमें एजुकेशन से पता चलता है। यह दुनिया को देखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इवेल्युएशन ऑफ द नेशन, की हमारे यह राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एजुकेशन। फिर स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक औपचारिक संस्था है जहां बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए काम किया जाता है। तो स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी में बनाया गया है सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए। सोसाइटी में डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टीचर्स चाहिए, ऑफिसर चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए स्कूल बनाया गया। स्कूल एक लैब है जहाँ पे उस लैब में, जैसे लैब हम देखते हैं ना, लैब में फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट जो होते हैं बनते हैं, और फिर लोग सोसाइटी में जाते हैं तो लोग उन प्रोडक्ट के थ्रू अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। इसी तरह से सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको हम स्कूल कहते हैं, जहाँ पे जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो बच्चों को देकर उनको वापस सोसाइटी में भेजा जाता है। तो दीज आर द सेटअप फॉर द सोसाइटी एंड टू मेक द सोसाइटी स्मूथ, कि समाज के लिए तथा समाज को सुचारू बनाने के लिए स्थापित किए जाते हैं स्कूल। सब्जेक्ट की बात करें तो हमें पता है कि स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एरिया से संबंधित होते हैं, तो बच्चों को अलग अलग एरिया की नॉलेज मिलती है इन सब्जेक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो नॉलेज कैसे मिल रही है, सब्जेक्ट से। तो नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का अर्थ है जानने से। इसका संबंध मानवीय व्यवहार के बौद्धिक क्षेत्र से है। इट इज अ काइंड ऑफ बिलीव दैट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ। तो अब क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एजुकेशन नॉलेज एंड सब्जेक्ट में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो शिक्षा मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। एजुकेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो हमें घर में, सोसाइटी में मिलती है, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमें स्कूल में मिलती है। तो यहाँ पे एजुकेशन और स्कूल के बीच में सीधा संबंध है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन हमें स्कूल में मिल रही है। और अगर हम देखें तो कैसे स्कूल में बच्चा जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, ठीक है, वो नॉलेज बच्चों को सब्जेक्ट से मिल रही है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा का केंद्र विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय होते हैं। द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन क्या है, स्कूल है। विद्यालयों में विभिन्न विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है। विद्यालयों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके ज्ञान को पुरस्कृत करने पर उसको एक सही रूप दिया जाता है। तो देखिए,
एजुकेशन की बात करें, रिलेशनशिप क्या है कि एजुकेशन है दो तरह की, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल स्कूल में मिल रही है, ठीक है, और स्कूल में किसके थ्रू मिल रही है, सब्जेक्ट के द्वारा, और सब्जेक्ट बच्चा पढ़ेगा तो उसको नॉलेज होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन, नॉलेज एंड सब्जेक्ट, इनमें आपस में एक संबंध है। विद्यालय में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के माध्यम से उनके अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न विषयों और क्रियाओं के माध्यम द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाता है ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। और इसके अलावा विद्यालयों में विभिन्न विषयों और क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा और कौशल का विकास किया जाता है ताकि भविष्य में वो समझदार और एक कामयाब इंसान बन सके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है, फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में मिल रही है, किसके थ्रू मिल रही है, सब्जेक्ट के थ्रू, और बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसको नॉलेज आ रही है और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म की, कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलोसफी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम। तो इम्प्लीकेशन मतलब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछा है। तो जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा विच मींस एक्टिविटी। तो प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जो कहता है कि जो भी दुनिया बनी है ये एक्टिविटी के थ्रू बनी है, इसलिए बच्चों को भी सिखाया जाए, तो एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को सिखाया जाए। तो pragmatism is that school of Western philosophy which considered this universe as the outcome of different elements and activities. So it is called pragmatism। ठीक है, कि एक ऐसी फिलोसफी जो मानता है कि दुनिया एक्टिविटी से बनी है, अलग अलग जो चीजें उनमें एक्टिविटी हुई होगी, इसलिए दुनिया उसी का आउटकम है, उसी का रिजल्ट है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी। यह भौतिक दुनिया को एकमात्र वास्तविक दुनिया के रूप में स्वीकार करती है। इस इट एक्सेप्ट द फिजिकल वर्ल्ड एज द ओनली द रियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता, ये मानता है कि मानव जीवन का हमारा जो अल्टीमेट एम है खुशी से जीना है। जिसे कैसे जिया जा सकता है, जो हमारे सोशल लॉस हैं, सामाजिक कानून है, उसका पालन करके ही हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, कि जो ट्रूथ का नेचर है वो हमेशा बदल रहा है, सच हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, आज की डेट में सच है कि आप सब बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप सब डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन क्या आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर क्या वो सही रहेगा? तो सच जो है हमेशा परिवर्तनशील रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट, कि सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। सत्य वही है जिसको साबित किया जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, कि उपयोगिता का सिद्धांत, मतलब क्या है कि बच्चों को स्कूल में वही पढ़ाया जाए, वही सिखाया जाए जिसको जो जिन सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसको अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, की अलग अलग सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाया जाए तो बताया जाए कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बाकी सब्जेक्ट में क्या है। बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जाए तो उसको बताई जाए कि मैथ्स और ठीक है, कि मान लो किसी बच्चे को साइंस अच्छी लगती है लेकिन मैथ्स नहीं, तो बच्चों को बताई जाए कि अगर बिना मैथ्स के साइंस भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कि अगर मैथ्स को सीखना है तो जो ड्राइंग है, आर्ट है, उसको भी सीखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए कि एक सब्जेक्ट दूसरे के लिए क्यों जरूरी है। मैन इज द हाइस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, कि मनुष्य संसार का सबसे अच्छा प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, कि आज के और आगे के जीवन पे विश्वास करता है ये फिलोसफी। और यह संसार को अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए तो इसको कहते हैं प्रेगमेटिज्म। द मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द एम ऑफ लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। और सुखपूर्ण जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सोशल डेवलपमेंट की। और इसके अलावा सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की जा रही है, कि सोसाइटी में रहना है तो सोशल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन भी एक सोशल प्रोसेस है, तो सोशल स्किल इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, के सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता जरूरी है, तभी आप अपनी सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, इम्प्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड जो है की बात यहाँ पे की गई कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएं। ठीक है, बच्चों को उनकी एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट दिए जाएं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। एजुकेशन में एक्टिविटी की बात की गई है। फेथ इन अप्लाइड लाइफ, प्रायोगिक जीवन की बात की गई है। सोशल एंड डेमोक्रेटिक जो एजुकेशन, फेथ इन प्रेजेंट लाइफ, तो ये सारी चीज़ें इस फिलोसफी में बताई गई हैं।
अब एक और इसमें ना एक कोई और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर मान लो आपने प्रैग्मेटिज्म का किया, जॉन डीवी का आ गया, और जॉन डीवी का आपने किया, प्रैग्मेटिज्म का आ गया, तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, आप इनकी फिलोसफी उसमें और वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, तो आप एक ही चीज़ याद करोगे तो दो चीज़ें आपकी आराम से याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आइडलिज्म की। बिल्कुल आप कह सकते हो कि प्रैग्मेटिज्म जो है फिजिकल वर्ड को मानता है, तो आइडलिज्म जो है स्पिरिचुअल वर्ड को मानता है। तो आइडलिज्म को भी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो आइडलिज्म इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी दैट कंसीडर द यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड बाय गॉड, कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। यह ईश्वर को परम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आदर्शवादी मानते हैं कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, माइंड है। ठीक है, बुद्धि है। It propounds that the ultimate aim of human life is to self-actualization, attainment of God, which can achieved by following moral values। की हमारी जो लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, आत्मानुभूति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर को प्राप्त करना, जो नैतिक नियमों का पालन करके एक अच्छे चरित्र द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे आइडिया को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसलिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और जो फिजिकल वर्ड है उसकी तुलना में। टीचिंग मेथड्स, इमिटेशन मेथड, जैसे बच्चों को छोटे क्लास में देखते हैं ना आप, कि टीचर रिपीट करता है फिर बच्चे, टीचर बोलता है फिर बच्चे उसके पीछे रिपीट करते हैं। सेल्फ एक्टिविटी, आत्मक्रिया, सेल्फ स्टडी, डिबेट मेथड जो है, लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, डायलेक्टिक मेथड है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इसमें भी एक कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करें डिडक्टिव, तो डिडक्टिव में पहले पहले डेफिनेशन बताई जाती है, फिर एग्जांपल दिए जाते हैं, और इंडक्टिव आगमन, पहले एग्जांपल दिए जाते हैं फिर उसमें डेफिनेशन दी जाती है। लॉजिकल मेथड, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, की प्रैक्टिस करना फिर उसको रिपीट करना। इंस्ट्रक्शन मेथड, प्लेवे मेथड, ये सारे मेथड जो है आइडियलिज्म फिलोसफी में बताए गए। अगर इसके एजुकेशनल रिलेवेंस की बात करें, कंट्रीब्यूशन की बात करें, एम्फसाइज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार पे जोर। ठीक है, और इसके अलावा एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व देना। सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस इस फिलोसफी में कहा गया। अब हम बात करते हैं टैगोर। ठीक है, टैगोर्स व्यू ऑन एजुकेशन रेफरेंस टू द नेचर ऑफ चाइल्ड, रोल ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड टीचर। तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो जब हम टैगोर की बात करते हैं ना, तो टैगोर की फिलोसफी में हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमनिज्म भी दिखता है, नेचुरलिज्म भी है, आइडियलिज्म भी है, रिलीजम भी है, इंटरनेशनलिज्म भी है, नेशनलिज्म। इस सारी की सारी जो चीजें हैं हमें टैगोर जी की फिलोसफी में देखने को मिलती है। और टैगोर जी क्या कहते हैं बच्चे के बारे में, उनका मानना है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन टीचर का काम क्या है, उस टैलेंट को पहचानना और बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, ताकि बच्चा अपने उस टैलेंट को निखार सके। तो प्रत्येक बालक को अपने जीवन अपने तरीके से जीने और अपने प्राकृतिक स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार आकार देने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड फ्रीडम की बात की है कि सीखने में बच्चों को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। एक बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा के आधार पर देनी चाहिए। ठीक है, सीखने के दौरान बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, और बच्चों को उनकी रचनात्मक विकास के लिए स्व प्रकाशन, सेल्फ पब्लिशिंग, मतलब देखते हैं ना बच्चे जो छोटी एज से ही स्कूल मैगजीन होती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जो अपनी कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो उसमें पब्लिश करवाते हैं। तो इस तरह से अपने जो टैलेंट है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको निखारने का, उसको प्रेजेंट करने का इस तरह के अवसर दिया जाए। और सीखने के दौरान सामाजिक संपर्क के अधिक अवसर दिए गए हैं, जो बच्चे को स्कूल में सिखाया जाए। तो साथ में साथ उसको सोसाइटी का विजिट भी कराना चाहिए, ताकि अपनी सोसाइटी को भी जान सके, समझ सके। इसके अलावा द चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द बुक। टेक्स्ट बुक्स के से ही बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक की नॉलेज जो होती है लिमिटेड होती है। बच्चों को प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाए, रियल एक्सपीरियंस। द चिल्ड्रन शुड बी गिवन चांस टू लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाए, और बच्चों को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए, परफेक्ट ह्यूमन बींग बनाया जाए। इसके अलावा टीचिंग मेथड की बात करें, तो एजुकेशन इन नेचुरल सराउंडिंग, के आसपास के जो माहौल में बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखकर सीखे। ठीक है, लर्निंग शुड बी लिंक विद जॉय, कि अधिगम को आनंद के साथ जोड़ा जाए।
यहाँ पे हेuriस्टिक मेथड की बात की है, एक तरह का डिस्कवरी मेथड की बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, बच्चा खुद से खोजे, खुद से सीखे। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी, डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, ये सारी चीजें टैगोर जी ने अपनी फिलोसफी में बोली। टीचर के लिए उन्होंने क्या बोला कि टैगोर हैज प्लेस्ड द टीचर हाई इन एजुकेशन, टीचर का रोल बहुत हाई है। द टीचर इज द एम्बोडिमेंट ऑफ ऑल वैल्यूज एंड आइडियल्स, की शिक्षक सभी मूल्यों और आदर्शों का अवतार है। ही इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, कि वो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक शिक्षक वास्तव में कभी नहीं सिखा सकता कि जब तक वह अभी भी खुद को ना सिखा रहा हो। तो एक टीचर बच्चों को जब तक नहीं सिखा सकता जब तक वो खुद को ना सिखा ले। तो उन्होंने क्या कहा, एक दीपक कभी भी दूसरों को दीपक को जला नहीं सकता जब तक कि वह अपनी लौ को नहीं जलाता ही नहीं। इसलिए उसे अपने विकास के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये टीचर के बारे में उन्होंने बात कही। अब हम बात करते हैं, हाँ, 2 मिनट वेट, थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ डेवी विद स्पेशल रेफरेंस टू कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जॉन डेवी के बारे में बात की गई है। तो जैसे स्टार्टिंग में प्रैग्मेटिज्म का आया था, तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का जो पॉइंट्स है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो जॉन डेवी का। और जॉन डेवी का अगर आपको आता है तो प्रैग्मेटिज्म में आप लिख सकते हो। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जब हम जॉन डीवी की बात करते हैं तो जॉन डीवी का जन्म कब हुआ, 20 अक्टूबर 1859 में अमेरिका में वर्मोंट में हुआ था। और ही वॉज अ फेमस अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। हिज वर्क ऑफ एजुकेशन आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसलिए आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और देखिए उन्होंने क्या बात कही, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। कि एजुकेशन हमें लाइफ के लिए तैयार तैयार नहीं करती, बल्कि एजुकेशन अपने आप में लाइफ है। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देते हैं कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, की गतिविधि पर जोर देना चाहिए। फेथ इन अप्लाइड लाइफ, प्रायोगिक जीवन में विश्वास करना चाहिए। बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए कि बच्चा सीखी हुई चीज को लाइफ में यूज कर सके। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। बच्चा सोसाइटी के लिए सीख रहा है और सीखने के बाद सोसाइटी में जाएगा, तो सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चों को बताई जाए। फेथ इन द प्रेजेंट लाइफ, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में हो रही है, समाज के द्वारा और समाज के लिए हो रही है। इसके अलावा मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी, वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाना। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, के व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, लगातार विकास। सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी में रहना है तो सोशल एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। सोसाइटी में रहना है, लाइफ अच्छी जीनी है तो सोशल एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। एंड एजुकेशन ऑफ सोशल लाइफ। इसके अलावा अगर मेथड्स की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, की जो भी चीज़ें सिखाई जाए, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाए तो एक दूसरे से इंटीग्रेट करके पढ़ाए जाए। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बताया जाए कि मैथ, साइंस, ठीक है, मैथ पढ़ाई जाए तो इसमें साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, मैथ में आर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाए एक दूसरे से इंटीग्रेट करके पढ़ाए जाए, सिखाया जाए। ठीक है, करिकुलम की बात करें तो करिकुलम क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि जो भी करिकुलम हो ऐसा हो कि बच्चा जो भी पढ़े उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके। बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पे होना चाहिए, एक्टिविटी के बेस पे होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी है कि बच्चा जो है कि इस तरह की बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ें सीख सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, फिर से यही चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसके अलावा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, दो तरह के डिसिप्लिन की इन्होंने बात की। स्कूल, तो जो भी ट्रेडिशनल स्कूल थे उसको उन्होंने बिल्कुल विरोध किया। इनका मानना था कि स्कूल एक लैब की तरह होना चाहिए। जिस तरह से देखते हैं ना, लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं। उसी तरीके से स्कूल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा सिखाया जाए, समझाया जाए, ताकि जब स्कूल में जाए तो अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर सके, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। मोरल एजुकेशन इज इम्पार्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटी, की सामाजिक गतिविधियों के आधार पर नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है या जानी चाहिए। इसके अलावा स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, की
स्कूल क्या है, सोसाइटी का एक नेचर है, लघु रूप है। जिस तरह से सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, उसी तरह से स्कूल में भी देखते हैं तो सोसाइटी से अलग अलग जो बच्चे आके स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका नेचर है। कोऑपरेशन अमंग फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल, परिवार, समुदाय और स्कूल के बीच में सहयोग होना चाहिए। इसके अलावा टीचर की अगर बात करें, नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचर को बच्चों की साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए तो आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। नॉलेज अबाउट चाइल्ड इंटरेस्ट, की बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द चेंजिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में, इसकी नीड के बारे में पता होना चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, की जीवन की समस्याओं को समझने में सक्षम हो, ताकि बच्चों की समस्याओं को समझ सके, किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है, उनको गाइड कर सके। एक फ्रेंड होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो फैब 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था, एक एक क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया। तो आप अपने जो पेपर है आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फिलॉसफी में जो अलग अलग जो थिंकर्स हैं, अलग अलग जो फिलॉसफी है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। आप किस तरह से, आप मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किस तरह से एग्जाम में उसको ईजिली आप कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।